हेलो गाइस, आईआईटी बीएचयू दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीएचयू वाराणसी की तरफ से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। इसको आज हम कंप्लीट देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इनके होम पेज पे हूँ। आपको जानना है प्रोग्राम्स में, देन पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं पीजी एडमिशन्स, ठीक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू एमटेक, एम फार्मा एंड पीएचडी प्रोग्राम ऑफ ऑड सेमेस्टर ऑफ द एकेडमिक सेशन 2025-26, ठीक है। लिंक जो है वो ओपन, पोर्टल जो है वो ओपन है, ठीक है। आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पीजी एडमिशन, इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन होगा, ठीक है। ये एडमिशन पोर्टल है जिस पे आप जो है डायरेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे, मैं होम पेज पे हूँ। उसके पहले आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर एडमिशन टू एमटेक, एम फार्मा एंड पीएचडी प्रोग्राम आउट सेमेस्टर फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26, ठीक है। वही चीज़ इसमें भी लिखा है। उसके बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पे देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र, ठीक है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगा। इसको मैंने पहले से ओपन करके रखा है, तो मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी वाराणसी इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र फॉर एडमिशन टू एमटेक, एम फार्मा एंड पीएचडी प्रोग्राम फॉर दी ऑड सेमेस्टर ऑफ एकेडमिक सेशन 2025-26, ठीक है। मैं यहाँ पे एम फार्मा और एमटेक के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम है उनके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आईआईटी बीएचयू के बारे में और भी जानना है तो आप इस पे इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये एमटेक के लिए था। अगर आप एमटेक या फिर एम फार्मा में इंटरेस्टेड है तो इसको आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बताता हूँ पीएचडी प्रोग्राम के लिए, ठीक है। अ कैंडिडेट में अप्लाई फॉर एनी ऑफ द 4 कैटेगरी ऑफ रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टेबल 2A अनेक्सर 2 में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे क्या बोलते हैं स्कीम है जिसके थ्रू जो है आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी है फुल टाइम रेगुलर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी, ठीक है। इसके लिए आपके पास में मिनिमम मार्क्स या फिर सीपीआई जो है वो डिपार्टमेंटल वाइज, ठीक है, इसको आपको देखना होगा, ठीक है। जो कि आपको टेबल 2A और 2B में दिया हुआ है, ठीक है। जिसमें आपको नंबर ऑफ सीट्स विथ इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप अवेलेबल फॉर पीएचडी प्रोग्राम ये भी दिया हुआ है, और वो भी डिफरेंट डिसिप्लिन के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन पीएचडी इन इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए बता रहा हूँ, लेकिन वो सेम चीज़ जो है वो साइंस के लिए भी एप्लीकेबल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास में मास्टर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग इन डिसिप्लिन, और इसमें जो है आपके पास में साइंस में होना चाहिए, ठीक है, साइंस डिसिप्लिन में होना चाहिए। उसके बाद में अगर आपके पास में कोई भी अलाइड एरिया और रिसर्च है, एरिया है, ठीक है, डिसिप्लिन और एरिया है, तो आपके पास में 60% मार्क्स या फिर 6.0 CPI ऑन स्केल ऑफ 10 पॉइंट के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास में बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग है और इसमें जो है आपके पास में बैचलर डिग्री इन साइंस है, ठीक है, तो आपके पास में 75% मार्क्स और 7.5 CPI होना चाहिए ऑन स्केल ऑफ 10, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ रखा हुआ है, 75% मार्क्स एंड 7.5 फॉर CPI इसमें भी रखा हुआ है। अगर एप्लीकेंट है मोर देन 2 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन द मिनिमम रिक्वायरमेंट सेल भी 70% मार्क्स और 7.0 CPI होना चाहिए, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। एक एडिशनल चीज़ यहाँ पे है कि एप्लीकेंट्स विथ मास्टर डिग्री इन साइंस, ठीक है, एज इन अलाइड डिसिप्लिन और एरिया वेयर साइंस इज द अलाइड डिसिप्लिन एरिया मस्ट सेटिस्फाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अगर आप जो है वो साइंस बैकग्राउंड से हैं लेकिन आप एडमिशन लेना चाहते हैं इंजीनियरिंग में, ठीक है, तो आपके पास में मिनिमम 60% मार्क्स और 6.5 CPI होना चाहिए ऑन स्केल ऑफ 10 एट मास्टर डिग्री, या फिर अगर आप बैचलर में हैं तो आपके पास में 60% मार्क्स और 6.0 CPI होना चाहिए इन बैचलर डिग्री में, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। फार्मेसी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, साइंस के लिए मैंने बता दिया है, सेम चीज़ है। ह्यूमैनिटीज़ स्टडीज़ आर्किटेक्चर प्लानिंग डिज़ाइन, ठीक है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और बता देता हूँ इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स में, ठीक है। पीएचडी इन सिस्टम इंजीनियरिंग इसके बारे में आप देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल मैं यहाँ पे बताता हूँ
पीएचडी इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। सेम चीज़ आपके पास में मास्टर डिग्री होना चाहिए डिसिप्लिन कंसर्न डिपार्टमेंट के हिसाब से, और 60% मार्क्स और 6.0 सीपीआई होना चाहिए ऑन ए स्केल ऑफ 10 एट मास्टर लेवल एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर आप बैचलर हैं तो आपके पास में 75% मार्क्स और 7.5 सीपीआई होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास में 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट रहने वाला है 70% मार्क्स एंड 7.0 सीपीआई रहने वाला, ठीक है। तो ये जो था वो कौन से लिए था, फुल टाइम रेगुलर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी के लिए था, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड, फाइनेंशियल असिस्टेंट, ठीक है। अगर आप फाइनेंशियल असिस्टेंट के थ्रू आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपके पास में जो एलिजिबिलिटी है वो फुल टाइम रेगुलर रजिस्ट्रेशन के हिसाब से रहने वाले हैं। उसके साथ में आपको जो है वो आपके पास में गैट या फिर जीपैट होना चाहिए, ठीक है। और जो एडमिटेड होंगे वो पीएचडी के लिए वो फुल टाइम रेगुलर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी से ही रहने वाला है, लेकिन इसमें आपको फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप मिलने वाला है अगर आपके पास में कोई गेट या फिर जीपैट है तो, ठीक है। A student if admitted to PhD program of Department of Humanistics study under full-time regular category shall get institute assistantship अगर आपके पास में गेट जीपैट यूजीसी सीएसईआर नेट एलएस क्वालिफाइड है तो, ठीक है। नेट एलएस स्टूडेंट हैव CPI 7.0 ऑन स्केल ऑफ 10 या फिर 70% मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ सच assistantship available at the time of admission shall be the difference of the number of permanent faculty and the number of assistantship being available by नेट एलएस क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको दिया जाएगा, लेकिन वो फैकल्टी वगैरह के ऊपर भी जो है वो मतलब रहने वाला है, ठीक है। और आपको जो है वो 37,000 पर मंथ देने वाला है जब आप इस कैटेगरी से फॉर्म सबमिट करते हैं, ठीक है। तो असिस्टेंटशिप के लिए जो क्या बोलते हैं कि कितने सीट्स हैं वो अवेलेबल है टेबल 2.C एंड एनेक्सर 2 में, तो इसको आगे हम देखने वाले हैं, ठीक। थर्ड कैटेगरी है एडमिशन ऑफ कैंडिडेट हैविंग नेशनल लेवल स्कॉलरशिप, ठीक है। अगर आपके पास में कोई भी नेशनल लेवल स्कॉलरशिप वगैरह है जैसे कि JRF, ठीक है, जिसमें आपका फंडिंग एजेंसी जैसे कि UGC, CSIR, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, DBT, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, ठीक है, DST इंस्पायर फेलोशिप और डॉक्टर KS कृष्णा फेलोशिप ऑफ DAE, ठीक है। अगर आपके पास में ये सारा चीज़ में से कोई एक भी है तो आप जो है वो एडमिशन ऑफ कैंडिडेट हैविंग नेशनल लेवल स्कॉलरशिप इसके बेसिस पे आपको अप्लाई करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद में मिनिमम मार्क्स और CPI जो है वो आगे हम देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ जो कैटेगरी है एडमिशन फॉर कैंडिडेट हु कम थ्रू QIP प्रोग्राम, ठीक है। अगर आप QIP प्रोग्राम से आते हैं तो आपको इसको देख लेना है। फुल टाइम एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैटेगरी, ठीक है। अगर आप कोई भी वर्किंग है R&D ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो इसका लिस्ट आगे सबसे लास्ट में दिया हुआ है। अगर आप इसमें से वर्किंग है तो आप जो है इस कैटेगरी से आप जो है एडमिशन ले सकते हैं PhD में, ठीक है। इसको मैं आगे और अब दिखाने वाला हूँ। फुल टाइम स्पॉन्सर्ड रजिस्ट्रेशन कैटेगरी, ठीक है। कैंडिडेट हु इज स्पॉन्सर्ड बाय टीचिंग इंस्टीट्यूशन और बाय R&D ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्री कैन ऑल्सो अप्लाई एडमिशन टू PhD, ठीक है, PhD प्रोग्राम। अगर आप स्पॉन्सर्ड कैटेगरी से मतलब सबमिट करना चाहते हैं तो आप इस कैटेगरी से करना चाहेंगे, ठीक है। ही और सी सेटिस्फाइड द आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना होगा, जो कि आगे हम टेबल में देखने वाले हैं, ठीक है। प्रोवाइड फुल सैलरी टू द कैंडिडेट एंड रिलीव हिम हर परस्यू प्रोग्राम इट्स फुल ड्यूरेशन, ठीक है। आपका जो और स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको जो है वो फेलोशिप वगैरह देने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फुल टाइम पार्ट टाइम के बारे में हम यहाँ पे नहीं देखने वाले, ठीक है। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट टाइम के लिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा सिट्स अंडर स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, ठीक है, ये भी स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के ही अंदर आता है, तो आपको इसको रीड कर लेना है अगर आप जो है वो आयुर्वेद मतलब इसमें अगर आप करना चाहते हैं तो, ठीक है।
रजिस्ट्रेशन ऑफ MORTH ऑफिशियल अंडर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए बेसिकली, तो इसको आपको रीड कर लेना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ NMCG ऑफिशियल्स अंडर सिविल इंजीनियरिंग, तो इसको भी आपको देख लेना है। अब हम चलते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए, ठीक है। हमें M.Tech M.Pharma के लिए नहीं जानना है, हमें एडमिशन टू PhD प्रोग्राम के लिए जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको जो है वो एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू और काउंसलिंग ऑफ द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टिंग बाय द डिपार्टमेंट और कंसर्न स्कूल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है इन कॉल किया जाएगा, रिटन टेस्ट है या फिर इंटरव्यू या फिर दोनों के लिए, ठीक है। उसके बाद में आपका काउंसलिंग होगा, जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है वो आपको बुलाने वाले, ठीक है। द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट सेल बी एग्जेम्प्टेड फॉर द अपेयरिंग ऑफ द रिटन टेस्ट। तो इतने सारे जो कैटेगरी हैं, अगर आप इस पे अप्लाई करते हैं तो आपको जो है वो रिटन टेस्ट से एग्जेम्प्टेड कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैटेगरी, स्पॉन्सर्ड रजिस्ट्रेशन कैटेगरी, पार्ट टाइम हो गया, कैंडिडेट हैविंग नेशनल लेवल स्कॉलरशिप, ठीक है। मतलब आपको रिटन टेस्ट उन्हीं के लिए दिलाना है जिसमें आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप वाले कैटेगरी से आते हैं, तो आपको आपका जो है वो रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, मतलब समझ जाओ कि अगर आप टीचिंग असिस्टेंटशिप से अगर करते हैं तो आपको यहाँ पे एग्ज़ाम दिलाना पड़ेगा। एप्लीकेंट्स हु हैव क्वालिफाइड डिग्री फ्रॉम IIT विथ CPI ऑफ 8 पॉइंट और अबव ऑन ए स्केल ऑफ 10 पॉइंट विल ऑल्सो बी एडमिटेड टू अंदर एडवर्टाइज सीट्स ऑफ ट्रेनिंग असिस्टेंटशिप, ठीक है। इस कैटेगरी से आप जो है वो करेंगे एंड कंसर्न डिपार्टमेंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर IIT वगैरह से आपका डिग्री है तो, ठीक है। इंटरव्यू शुड बी कंडक्टेड फॉर दिस टाइप ऑफ कैंडिडेट प्रायर टू द कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू फॉर रिमेनिंग कैंडिडेट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको भी सेम वही रखना, any candidate who could not qualify in the said interview through this channel is eligible to take regular selection procedure of written test और interview। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप इस कैटेगरी से अगर नहीं आते हैं तो आपको जो है वो क्वालिफाई नहीं है, ठीक है, तो आपको इंटरव्यू के लिए बोला जाएगा, ठीक है। हु कुड नॉट क्वालिफाई इन सैड इंटरव्यू थ्रू दिस चैनल इज एलिजिबल टू टेक रेगुलर सिलेक्शन प्रोसीजर विथ रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मतलब जो बाकी स्टूडेंट करने वाले हैं वहीं से आपको करना रहेगा, ठीक है। सिंस द कैंडिडेट हैज़ बीन इंटरव्यूड वंस ही और सी विल नॉट अपीयर अगेन इन द इंटरव्यू, अगर आप एक बार इंटरव्यू में चले गए हैं तो आपको और मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एंड मार्क्स ऑफ द फर्स्ट इंटरव्यू विल बी कंसिडर्ड फॉर प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप ST SC कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपको रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू में 5% का रिलैक्सेशन देने वाले हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ठीक है, वही रिजर्वेशन टू SC ST OBC EWS कैंडिडेट, ठीक है, तो यहाँ पे रिजर्वेशन रखा हुआ है 15% सीट्स आर, मतलब यहाँ पे सीट्स की बात हो रहा है, ठीक है। 15% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर SC, 7.5% सीट्स फॉर ST, 27% सीट्स फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए एंड 10% सीट्स फॉर AWS कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड रखा हुआ है, ठीक है। फर्दर जो है रिलैक्सेशन रखा हुआ है 5% मार्क्स और 0.5 CPI का, ठीक है, ST SC कैंडिडेट के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में PWD से अगर आते हैं तो 5% का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा अगर आप जो है वो 40% या फिर उससे ऊपर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो, ठीक है। एडमिशन ऑफ फॉरेन नेशनल्स के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं अनेक्सर 1, ठीक है, ये M.Tech के लिए था। M.Tech का हमें नहीं देखना है, हमें तो PhD का देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टेबल 2A डिपार्टमेंट और स्कूल और डिसिप्लिन एंड अलाइड डिसिप्लिन फॉर PhD प्रोग्राम, ठीक है, अनेक्सर 2 आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ मतलब एक डिपार्टमेंट का बता देता हूँ, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ये जो था वो डिसिप्लिन था, ठीक, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसमें आपके पास में अलाइड डिसिप्लिन कौन कौन सा है, जैसे मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोमेडिकल साइंस, टेक इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, फूड साइंस, टेक्नोलॉजी, ठीक है, मोलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ह्यूमन जेनेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंसेस एंड इन्वायरमेंटल साइंसेस और टेक्नोलॉजी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपके पास में बैचलर्स डिग्री इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग फार्मेसी
बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, बायो इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास में बीटेक और एमटेक होना चाहिए इन इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी भी दिया हुआ है। या फिर आपके पास में एम फार्मा, एमएससी, एमटेक इन फार्मेसी होना चाहिए, या फिर सेम चीज़ जो है वो मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स के लिए रहना चाहिए। अगर आपके पास में एमएससी डिग्री है इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलीमर साइंस, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी, बीडीएस, एमबीबीएस, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, डिसिप्लिन वाइज रिसर्च एरिया फॉर पीएचडी प्रोग्राम। ठीक है, द डिसिप्लिन वाइज द रिसर्च एरिया इन द पीएचडी प्रोग्राम फॉर द सेशन 2025 आर लिस्टेड बिलो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए दिखा देता हूँ और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे ऑल एरियाज ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग टॉपिक पूरा ब्रॉड सेंस में दे दिया है, तो आप देख सकते हैं। एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा रिसर्च एरिया है जिस पे यहाँ पे रिसर्च आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे प्रोजेक्ट अवेलेबल फॉर ज्वाइंट पीएचडी प्रोग्राम। ठीक है, जो कि आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी बीएचयू ज्वाइंट प्रोग्राम रहता है, जिस पे इसके लिए भी है क्योंकि सेशन सेम रखा हुआ है। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज। तो यहाँ पे देख सकते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए टाइटल प्रोजेक्ट टाइटल नंबर 1 रखा हुआ है, प्रोजेक्ट टाइटल एंड सुपरवाइजर आईआईटी बीएचयू एंड सुपरवाइजर आईआईटी गुवाहाटी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आप अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के हिसाब से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। टेबल 2C टोटल नंबर इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप अवेलेबल इन द डिपार्टमेंट और स्कूल इन ऑड सेमेस्टर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिसिप्लिन एंड टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल असिस्टेंटशिप। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के लिए 12 सीट्स हैं। ठीक है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए 9 सीट्स हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के हिसाब से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि कई कई में आपको 30 से ऊपर भी मिलने वाला है। यहाँ पे 30 से ऊपर मिलने वाला है, यहाँ पे 30। ठीक है, यहाँ पे 38, 30। तो अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारा पोस्ट है। लिस्ट ऑफ R&D ऑर्गेनाइजेशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अनेक्सर 3। तो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सा R&D ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आप जो है वर्किंग है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा लिस्ट दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें वर्किंग है तो आप पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके बाद में हम थोड़ा सा बैक जाते हैं। उसके बाद में आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है बिफोर अप्लाइंग दी एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना रहेगा। रजिस्टर कहाँ से करना है, आपको यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। ठीक है, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, देन सबमिट करेंगे तो आपको मेल आ जाएगा। उसके बाद में आगे का प्रोसेस आप कर पाएंगे। ठीक है, पहले हम इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। उसके बाद में लॉगिन करना है, सेलेक्ट प्रोग्राम करना है, पीएचडी रहेगा। उसके बाद में पर्सनल इन्फॉर्मेशन और अपलोड ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर करना रहेगा। फिल इन कोप, अगर आप एमटेक के लिए करेंगे तो जो कोप रजिस्ट्रेशन आईडी रहता है उसको आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में जैसे आप पेमेंट करेंगे तो एसबीआई जो कलेक्ट है, ठीक है, उसके हिसाब से रहने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा वो आप नीचे थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, सारा चीज़ नेम वगैरह क्वालिफ़िकेशन वगैरह सारा चीज़ भरने के बाद में आपको जब पेमेंट करना रहेगा, ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट जो रहने वाला है वो 500 रखा हुआ है जनरल, ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर, जेन, ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, और 250 रखा हुआ है एसटी, एससी और फिजिकली डिसेबल्ड जो कैंडिडेट हैं उनके लिए, और पेड होगा ऑनलाइन। ठीक है, और ये नॉन रिफंडेबल रहने वाला। तो आपको वहाँ पे एक लिंक भी दिया जाएगा पोर्टल के अंदर में, जिस पे आपको एसबीआई कलेक्ट पोर्टल लिंक, इस पर आपको क्लिक करना रहेगा। उसके बाद में आप वहाँ पे जब एसबीआई के पोर्टल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जा कर के सेलेक्ट करना होगा ऑल इंडिया। देन आपको फ़िल्टर करना रहेगा बाय स्टेट। ठीक है, उसके बाद में आपको वहाँ पे लिखना होगा आईआईटी वाराणसी। ठीक है, वाराणसी या फिर आईआईटी बीएचयू। उसके बाद में एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस आपको सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि उसमें 2-3 और ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में आपका जो बाकी क्रीडेंशियल्स है उसको आप थोड़ा सा सबमिट करेंगे, नेम वगैरह डालेंगे और डिपार्टमेंट वगैरह ऐसा ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देन पेमेंट करेंगे। ठीक है, उसमें आपको
आप डी नंबर जनरेट होगा, ठीक है। डी नंबर को फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट डाल करके सबमिट करना होगा, तभी आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट हो पाएगा, ठीक है। अगर किसी कारणवश अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं या फिर डी नंबर गलत डाल देते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा, तो आपको अच्छे से उसको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह है उसको आपको वहाँ पे नंबर डालना होगा, देन आपको पीडीएफ वगैरह भी अपलोड करना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा कुछ रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म वगैरह भी दिया हुआ है, ठीक है। परमानेंट एम्प्लॉय, फुल टाइम एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैटेगरी के लिए और फुल टाइम स्पॉन्सर्ड रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यही सारा चीज़ जो है वो मैं आपको बताया था, ठीक है, यही है। उसके बाद में अगर हम चलें एप्लीकेशन प्रोसीजर तो देख लिए, ब्राउज़र भी देख लिए, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो स्टार्ट हो गया है मार्च 20 से, ठीक है। लास्ट रहने वाला है अप्रैल 7। उसके बाद में लास्ट डेट फॉर नोटिफिकेशन ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर टेस्ट और इंटरव्यू एडमिशन पोर्टल अप्रैल 14 को कर दिया जाएगा, ठीक है। और डेट ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू रहने वाला है वो अप्रैल 28 टू मई 4 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। अनाउंसमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ऑफर्ड एडमिशन इंक्लूडिंग वेट लिस्टेड कैंडिडेट ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट, वो आपका मई 8 को स्टार्ट मतलब पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट राउंड ऑफ ऑफ़र, सेकेंड राउंड ऑफ ऑफ़र, मतलब यहाँ पे बहुत सारा राउंड वगैरह रहने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइमलाइन वगैरह बहुत सारा दिया हुआ है, तो आपको रेगुलर जो है वो विजिट करते रहना है, ठीक है। डेट ऑफ फिजिकल और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन डिपार्टमेंट इन स्कूल इन कंसर्ट, ठीक है, जुलाई 25 से स्टार्ट हो जाएगा। एंड कमेंसमेंट जो है क्लासेस है वो जुलाई 28 से स्टार्ट होने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी मैं किसके लिए बता दिया, ये एमटेक के लिए बता दिया शायद। उसके बाद में ठीक है, ये पीएचडी के लिए था, ठीक है। पीएचडी के लिए भी वही सेम चीज़ रखा हुआ है इसमें। डेट ऑफ इंटरव्यू और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू जो रहने वाला है 14 अप्रैल को आपको पोर्टल में बता दिया जाएगा। उसके बाद में डेट ऑफ इंटरव्यू रहने वाला है वो मई 12 टू 16 रखने वाले हैं, ठीक है। शायद इसमें नहीं रखना चाहिए था क्योंकि बेट 2025 का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है वो 13 मई को रखा हुआ है, तो इसके बीच में नहीं होना चाहिए था, लेकिन होप सो, देखते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ऑफर्ड एडमिशन इंक्लूडिंग वेटिंग लिस्ट, ठीक है। तो ये जो है वो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में मई 22 को अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ़ी जो है वो मई 29 रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट डेट फॉर विड्रॉल फॉर्म एप्लीकेशन वेट लिस्टेड एक्टिवेशन, ठीक है। अगर आप विड्रॉल वगैरह करते हैं तो जून 6 के पहले आपको करना रहेगा। लास्ट डेट फॉर सेकंड इन विड्रॉल फॉर्म एडमिशन और वेट लिस्टेड एक्टिवेशन का रहने वाला है वो जून 13 रखा हुआ है। उसके बाद में क्लोजिंग डेट ऑफ एम फार्मा एंड पीएचडी एडमिशन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जून 25। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट वाइज कंसर्न रहने वाले हैं ऑनलाइन, डेट ऑफ फिजिकल वो जुलाई 17 से है। एंड क्लासेस जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा जुलाई 18 से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में हम फिर से बैक जाते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह है तो आप जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। ईमेल आईडी वगैरह भी दिया हुआ है, तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह भी दिया हुआ है। उसके बाद में फिर से जाते हैं, आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है जब आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे। तो अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक करके आप अपना पासवर्ड से मतलब रिसेट कर पाएंगे, ठीक है। तो यही थी गाइज जो IIT BHU की तरफ से पीजी एडमिशन, मतलब हम तो देखे थे इसको पीएचडी के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। आपके पास में बहुत ही कम टाइम है क्योंकि 7 अप्रैल रखा हुआ है लास्ट डेट, तो आपको इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर लेना है। थैंक यू गाइस।